राधे राधे दोस्तों। शिवा आर्य स्वाय शिक्षा सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवा सर। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सारे विद्यार्थी इस समय रजाई में घुस करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ाई में घुस करके जो है क्लास का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 5 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वह है भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा लिपि और व्याकरण। तो भाषा होता क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो हमारे अंदर तमाम प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, उससे हम किसी को बताने का प्रयास करते हैं, उसको किसी के जगह प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो जिस माध्यम से, जिस साधन से हम प्रस्तुत करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा को प्रस्तुत करने के सामान्यतः 3 साधन होते हैं, 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वैसे विद्वानों के अनुसार भाषा को प्रकट करने के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन सामान्य रूप से कहा जाए तो भाषा को प्रस्तुत करने के 3 रूप होते हैं। एक रूप और होता है जिसे हम लोग सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे कभी कभी कोई बात होता है, किसी को धमकाने की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इशारों में उसको धमकी देते हैं कि ठीक है मिलो, तुमको थपड़ियाँ आएंगे। किसी को बुलाना होता तो ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, ऐसे ऐसे बुलाते हैं। तो इसे सांकेतिक रूप कहते हैं। या सामान्यतः कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है और वह अनपढ़ भी है, लिख भी नहीं पाता है, तो वह अपने जो विचार प्रकट करता है वह सांकेतिक रूप में प्रकट करता है। अर्थात गूंगे व्यक्ति जो होते हैं वे अपने भाव, अपने विचारों को सांकेतिक रूप में प्रकट करते हैं। तो भाषा को प्रस्तुत करने के, प्रकट करने के 3 माध्यम होते हैं। 1 मौखिक, 2 लिखित, तीसरा सांकेतिक। तो भाषा को प्रकट करने के 3 माध्यम होते हैं, 3 रूप होते हैं। अब भाषा होती क्या है, हम आते हैं मुद्दा पर। हमारी भाषा किसे कहते हैं? तो हमारे अंदर जो भी इच्छाएं, जो भी विचार प्रकट होते हैं वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जिस रूप में प्रकट करते हैं, जिस साधन से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा को प्रकट करने के 3 साधन होते हैं, 3 रूप होते हैं। अब मौखिक रूप क्या होता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर प्रकट की जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो इस समय हम लोग भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। दैनिक जीवन में ज्यादातर, सर्वाधिक हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे खाना चाहिए तो हम किसी से खाना मांग कर खाते हैं, कुछ चाहिए तो हम बोल कर ही करते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वे होती है जिसे हम लोग लिख कर और पढ़कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा जब हम अपने विचार को लिख कर, पढ़कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तक की जो भाषा होती है वह लिखित होती है। हाँ, लिखित भाषा का एक महत्व है, लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। लिखित भाषा प्रमाणिक होती है। जैसे मौखिक भाषा हुई, आपने किसी को कुछ कह दिया और जैसे मान लो उसको बुरा भला कह दिया और वो कहा कि ठीक है मैं इसकी शिकायत करूंगा, तुम्हारे घर पर करूंगा, और तुम जाके वहां पे तुरंत तुम कर गए। वो बोल दिया कि जो है चाचा भैया ये मुझे ऐसे गाली दे रहा था, तो तुम कहो हाँ मैं गाली दे रहा था, किससे पूछोगे? अंश से पूछो ना, गाली दे रहा था भाई। तो अंश कुछ घूस दे दिए हो मान लो, तो अंश कहेगा अरे ना 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 ये तो झूठ बोल रहा है। तो मौखिक भाषा जो होती है प्रमाणिक नहीं होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा में कौन भाषा प्रमाणिक होती है, सत्य होती है। तो लिखित भाषा जो होती है, जो आपने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक कहते हैं ना कि ब्रह्मा का जो लिखा हुआ है उसे कोई मिट नहीं सकता।
यानी जब जो लिखा होगा वही आपके जीवन में घटित होगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। मौखिक भाषा जो होती है, हम यहाँ पे कुछ और बोले, वहां पे जाकर मुकर गए। आपने कहा भैया आपने 10 रुपया देने का वादा किया था, दीजिए मुझे। कब किया था बताओ, कहाँ है, प्रमाण दो मुझे। तो कब, अरे भैया ऐसे आपने कहा था, मैंने सुना, अब मेरे सामने तो कोई गवाह भी नहीं है कि मैं उसको लाकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो मौखिक भाषा जो होती है झूठी होती है, लेकिन लिखित भाषा जो होती है वो सच्ची होती है, वो सुरक्षित होती है, उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि लिखित भाषा क्या महत्व होता है। तो लिखित भाषा स्थायी होती है, प्रमाणिक होती है, सुरक्षित होती है, गोपनीय भी होती है। जैसे कोई भी सूचना ऐसी होती है जिसे और लोग नहीं जानते हैं, जिसको मैं भेजना चाहता हूं और वही व्यक्ति उसको देख सकता है। जैसे हम लोग बंद लिफाफा में लेटर किसी को भेजते हैं, जैसे ऐसी कोई सूचना है, गुप्त सूचना है। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं कि सील बंद लिफाफे में यह खबर, यह जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया, साक्ष्य पेश किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वही सुनवाई करेगा और वही समझेगा, फिर उसको क्या उसमें लिखा हुआ है वही उसके आधार पर अपना निर्णय देगा। यानी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर करने वाली बात होगी तो कर भी सकता है। तो लिखित भाषा गोपनीय भी होती है, सुरक्षित भी होती है, प्रमाणिक भी होती है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा सोते जागते चलते बैठते हर जगह प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं इसमें जो भी बोल रहा हूँ वो मैं मौखिक भाषा बोल रहा हूँ, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो मैंने जो भी भाषण दिया अभी सब मैं मौखिक ही दे रहा हूँ, ओरली रूप दे रहा हूँ, जबानी। मौखिक का अर्थ ही होता है जबान। जबान में हमारे जबान से जो भी निकल रहा है वो मौखिक भाषा है। तो मुझे उम्मीद है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सांकेतिक भाषा का। तो मैंने बताया कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, बोलने में अक्षम है, लिखने में भी अक्षम है, अर्थात पढ़े लिखे नहीं है, तो वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, इशारों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि छोटे बच्चे हैं, वे मम्मी पापा के डरन जो है खेलने के लिए उनकी इच्छा कर रहे हैं, उनकी अभिलाषा जग रही है कि हम खेलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, किसी को कहेंगे ऐसे, मतलब इशारा कर रहे हैं कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। अगर पहले हम लोग कंचा खेलते थे तो ऐसे करते थे, मतलब गोली कंचा खेलते हैं, तो उससे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। अच्छा, भाषा की उत्पत्ति होती कैसी है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के भास धातु से हुई। धातु क्या होती है? संस्कृत में धातु का अर्थ होता है क्रिया, और हिंदी में हम लोग धातु को क्रिया कहते हैं। तो भास धातु, भास माने होता है बोलना या बतलाना। तो संस्कृत के भास धातु से अर्थ हुई, जिसका अर्थ ही होता है बोलना या बतलाना। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अर्थात दूसरे के विचारों को भली भांति समझते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं तो बात आती है लिपि की। लिपि क्या होती है? तो लिपि भाषा जैसे होती है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, वे भाषा हैं। तो उनको लिखने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का, संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं ABCDEFGH, हिंदी में लिखते हैं क ख ग घ। उसी तरह से रोमन में लिखते हैं, जैसे आपको 4 लिखना है तो रोमन में लिखेंगे IV, 10 लिखना होगा तो लिखेंगे X, 11 लिखना होगा तो XI। तो ये रोमन कला होती है। तो इस तरह से हम लोग लिपि की बात करते हैं, अर्थात भारत हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती है उन ध्वनि चिन्हों को, उन ध्वनियों को चिन्हों के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही लिपि कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भाषा और लिपि आप लोग समझ चुके होंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया करते हैं, बहुत ही सिंपल सरल परिभाषा आप लोग मैं बता रहा हूं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा बिना लिपि के नहीं पढ़ी जा सकती है, बिना लिखी नहीं जा सकती है। कोई भी भाषा हमको बोलना है तो हम बोल लेंगे,
लेकिन उसको जब लिखने की बारी आएगी तो हमें कोई ना कोई चिन्ह लिखना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तभी हम कहेंगे कि भाई यह अंग्रेजी है, यह उर्दू है, यह संस्कृत है, यह हिंदी है, यह पंजाबी है, यह कन्नड़ है, यह तमिल है, यह तेलुगु है, यह मराठी है, यह संथाली है, यह अरबी है। ये सारी भाषाएं हैं। और कुछ भाषाओं की हम लोग लिपियों को समझते हैं कि जैसे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। चूंकि हिंदी ऐसा माना जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, और संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत की भी जो लिपि होती है देवनागरी होती है, हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। हाँ, पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है गुरुमुखी होती है, गुरुमुखी, क्योंकि उनके जो शिष्ट जो है आदर्श गुरु है गुरु नानक देव, तो उनके मुख से जो भी जबान निकला उसे कहा गया गुरुमुखी। तो पंजाबी की जो लिपि होती है गुरुमुखी होती है, अंग्रेजी की जो होती है रोमन होती है, उर्दू की जो होती है फारसी होती है, तमिल की तमिली होती है, चीनी की मंदारिन होती है। तो इस तरह से हम लोग कुछ भाषाओं की लिपियों को समझे। अब बात करते हैं, आखिरी पॉइंट है आज की, व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा को, जो अभी हम लोग बात किए भाषा, तो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो परिभाषा किस प्रकार से हम देंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जिससे हम लोग भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बहुत ही साधारण परिभाषा है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं कि आप लोग बंबई वाले जो आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं गया था, साहब मेरे को बोला कि तू जा, तेरे को देख लेगा, तेरे को कल वेतन देगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि मैं गया तो साहब मुझसे बोले कि जाओ मैं तुम्हें कल वेतन दूंगा। तो ये शुद्ध भाषा हुई। लेकिन जिसको भाषा की जानकारी नहीं है वो सिर्फ बस बोल सकता है, सुन लिया है, तो तेरे को मेरे को पता था तू जरूर शरारत करेगा। आप उनको जानता है ना, आप उनको जानता है, अभी समझा देगा तेरे को। तो ये भाषा का अशुद्ध रूप है। जैसे मुझे जानते हो ना, अभी ठीक कर दूंगा, अभी समझा दूंगा, ये भाषा का शुद्ध रूप है। लेकिन आप उनको जानता है, तेरे को देख लेगा, फोड़ डालेगा, अभी समझता क्या है मेरे को। तो ये भाषा का शुद्ध रूप है। तो व्याकरण क्या करता है, वो भाषा को शुद्ध करने का प्रयास करता है, अर्थात उसकी शुद्धता पर जो है बल देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जितने भी अभिभावकगण हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी सुझाव हो कृपया कमेंट में जरूर दें। और शिवा RSY शिक्षा सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।